साक्षी का आया है कोई रिप्लाई क्या? करें हम स्टार्ट करें? हो गई ना, ऑन हो गई, चलो ठीक है। देखो हमने जो भी अभी तक हमने सारे पढ़े हैं, जितने भी हमने आईएएस पढ़े हैं, एक बार इम्पेयरमेंट ऑफ असेट की बात हम कर चुके हैं हर जगह, है ना। क्या बात करती है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट? देखो टेंजिबल असेट के केस में हमारा लगता है डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल के केस में क्या होता है, बोलो, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अदर देन दीज वैल्यू डाउन, जो ये वाली तरीके से हमारी वैल्यू रिड्यूस हो रही है असेट की, अदर देन दीज भी हमारी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। क्या तरीका हो सकता है उसका, क्या रीज़न हो सकता है, कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो क्या डिस्कस कर चुके हैं, लाइक हमारी असेट एक एरिया में चल रही है, एक एरिया में हमारी असेट है, डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है, अचानक क्या हुआ, मे बी अर्थक्वेक आ गया, मे बी फ्लड आ गया, ठीक है, उसकी वजह से ड्रास्टिकली हमारी मशीन की वैल्यू डाउन हो गई। चल तो रही है वो, बट उसकी प्रोडक्शन अब उतनी नहीं रहेगी, उसकी लाइफ कम हो चुकी है अब, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट जो रह जाएगा ना उसका, उस मशीनरी का, दैट विल बी लेस देन कैरिंग अमाउंट। एंड व्हाट इज अ कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट विच इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट पे जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा असेट का अमाउंट आ रहा है, दैट इज कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जिस भी डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी लास्ट बनी हुई है वो कैरिंग अमाउंट देखेंगे, और उस डेट का हम क्या देखेंगे, रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल असेट का है, रिकवरेबल वैल्यू, ठीक है, रिकवरेबल वैल्यू। अगर हमारी रिकवरेबल वैल्यू मतलब जो हमारी रिकवर होनी है, दैट इज लेस देन कैरिंग वैल्यू, तो कहाँ किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, इम्पेयरमेंट का, कि देयर विल बी सम इम्पेयरमेंट लॉस जो हमें अभी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। अगेन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, प्रूडेंट का, हमने बात करी थी। जैसे ही प्रूडेंट होता है, जैसे ही हमें लॉस या एक्सपेंसेस का पता चलता है साथ साथ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इनकम के केस में ये नहीं होता, जब तक 100% श्योरिटी नहीं है, जब तक इनकम हो नहीं जाती तब तक बुक नहीं करते। दिस इज प्रूडेंट, करी थी ना, हाँ नहीं, ये तो अप्रोच हो गई ना, कंजर्वेटिव तो अप्रोच हो गई ना, कि अप्रोच कंजर्वेटिव अप्रोच है कि हम उनकी थिंकिंग वो वाली रहती है कंजर्वेटिव। जो इस वाले रूल का जो नाम है ना वो है प्रूडेंट, ठीक है। देखो क्या था, स्टार्ट करें इम्पेयरमेंट ऑफ असेट यहाँ से, ठीक है। साक्षी का नहीं पता कुछ अभी, क्लास छूटेगी, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट आईएएस 36, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। सबसे पहले देखो किसी भी आईएएस को या किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसमें डेफिनेशंस है ना, कि क्या क्या किस किस टर्म का मतलब क्या क्या है, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सेकंड थिंग हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड थिंग हम क्या पढ़ते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन है, द रीज़न ऑफ दिस, है ना। आगे हम पढ़ते हैं रिकॉग्निशन, कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है, वैल्यू को मेजर कैसे करना है, मेजरमेंट पढ़ते हैं, यही सब कुछ होता है। और डिस्क्लोजर वगैरह आपको पता ही है, रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पेयरमेंट, कि प्रिंसिपल्स क्या हैं,
फिर आ जाएगा इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स। बात समझ आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स? कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिससे आपको इंडिकेशन मिल रही है कि इम्पेयरमेंट होना चाहिए, कि देयर विल बी सम इम्पेयरमेंट लॉस। कब आपको ज़रूरत लगेगी कि हम रिकवरेबल वैल्यू को असेस करें इस असेट की, है ना? दैट इज इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स, कि कब हमें इंडिकेशन मिलेगी। फिर हमारा आएगा कैश जनरेटिंग यूनिट। ये एक अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद जो हमने बात करी थी कि रिकॉग्निशन होती है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस, ठीक है? फिर आफ्टर द इम्पेयरमेंट रिव्यू, कि इम्पेयरमेंट के बाद असेट को जो रिव्यू करना है। ठीक है? ये 5 कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पेयरमेंट में फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में क्या है? द नीड ऑफ इम्पेयरमेंट, है ना? इम्पेयरमेंट की नीड क्यों होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, कि अगर किसी असेट का रिकवरेबल वैल्यू विल बी लेस देन कैरिंग अमाउंट एज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें दिख रही है, तो हम क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल IAS 36 जो पूरा बता रहा है, ठीक है? फिर हमारा क्या आता है? रिकवरेबल वैल्यू निकालेंगे कैसे? व्हाट इज अ रिकवरेबल वैल्यू? यहाँ पे बात तो हमने कर दी रिकवरेबल वैल्यू की, पर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है? अभी ये सीखते हैं। देखो, हो गया? नोट करें आगे। देखो, व्हाट इज अ रिकवरेबल वैल्यू? जो उससे हमें रिकवर होने वाला है ना? लोअर ऑफ दीज टू, कौन कौन सी? एक तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। व्हाट इज अ फेयर वैल्यू? जो मार्केट में, एक्टिव मार्केट में जो हो रही है उस वाली चीज़ की, ठीक है? और सेकंड थिंग, और क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, है ना? अगर हमें उस असेट को डिस्पोज करना पड़ रहा है, व्हाट इज़ अ फेयर वैल्यू, कि आज इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, और उसको डिस्पोज करने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी अगर हम इसको सेल कर रहे हैं, उसमें से लेस करेंगे तभी हमें नेट प्रोसीड्स पता चलती हैं। या तो ये वाली वैल्यू निकालो, मतलब एक तो ये वाली वैल्यू निकालो, दूसरा वैल्यू इन यूज़। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन यूज़? कि आगे चल के ये कितनी बेनिफिट देने वाली है। जैसे हम करते थे डिस्काउंटेड मेथड भी लेते थे, है ना? डिस्काउंट करते थे ना हम अपने इन्फ्लेशन रेट से लेके, तो वैल्यू इन यूज़। तो इन दोनों में से, सॉरी लोअर नहीं हाइयर, मैंने क्या कर लूँ, हाइयर ऑफ, इन दोनों में से जो भी हमारी हाइयर होगी दैट विल बी रिकवरेबल वैल्यू। ठीक है? समझ आ गया रिकवरेबल वैल्यू निकालनी कैसे है? ठीक है? अब बेसिक प्रिंसिपल में हमने एक चीज़ और पढ़नी है कि हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ असेट एप्लीकेबल किस किस पे हो रहा है। हमने बात करी थी कि पीपीई पे एप्लीकेबल हो रहा है, कोई भी टेंजिबल असेट्स होती है एप्लीकेबल हो रहा है, इनटेंजिबल असेट्स पे एप्लीकेबल हो रहा है। इस देखो, मुझे बताओ क्या मॉनेटरी असेट पे एप्लीकेबल हो सकता है?
हो सकता है मॉनेटरी एसेट पे एप्लीकेबल इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट? नहीं हो सकता भाई। व्हाट इज मॉनेटरी एसेट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। तो उसमें क्या होता है, उनकी तो जो वैल्यू है रिकवरेबल उतनी ही है। आपको मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, हाँ मैं आपको कह सकती हूँ रिकवरेबल कितना है, 1 लाख का तो 1 लाख ही है ना। ये तो असेट के बारे में बोला जा सकता है, किसी और नॉन मॉनेटरी असेट के बारे में। तो मॉनेटरी असेट पे तो एप्लीकेबल होगा नहीं। सिंपली मॉनेटरी असेट से हमें क्या समझ आता है, एक हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिस पे हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इस पे लग जाएगा हमारा IFRS 9, ठीक है। क्या बेटा? फिर आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स? जो हम एम्प्लॉयज़ का जैसे PF वगैरह करवा के रखते हैं, तो आपको पता है ना एम्प्लॉयर भी कुछ पार्ट देता है उसमें से, है ना। तो और भी कुछ जो भी होते हैं वो सारे एक असेट्स मानी जाती हैं वो वाली, ठीक है। उन पे भी नहीं लगेगा, उनकी वैल्यूएशन पे इम्पेयरमेंट नहीं हो सकता। इस पे भी हमारा क्या लग जाएगा, IFRS 19। जिन पे हमारा स्पेसिफिक कोई लग रहा है उन पे हम IAS 36 नहीं लगा रहे, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट नहीं लगा रहे, ठीक है। IAS 19 on employee benefits. IAS 19 लिखा है, गलत है क्या? मे बी IAS 19। दिस इज IAS 19, ठीक है। अब क्या बात हुई हमारी, जिस पे हमारा क्या लग रहा है, कोई और स्पेसिफिक IAS या IFRS लग रहा है, उस पे हम क्या नहीं कर रहे, IAS 36 नहीं लगा रहे, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारी जो लास्ट मेन चीज़ जो आ गई ना, वो आ गई IFRS 5। आपको याद है हमने बात करी थी गोइंग कंसर्न की, याद है? गोइंग कंसर्न मतलब क्या था कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ अ गोइंग कंसर्न, वो शट डाउन नहीं होने वाली जल्दी। इस वजह से हम सारे के सारे IFRS और IAS लगा रहे हैं। बट जो असेट या जो ऑर्गेनाइजेशन हमें लग रहा है शट डाउन होने वाली है, या फिर हमें लग रहा है ये वाली असेट सेल होने वाली है, तो उनके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सेल ही हो जाएगी, ये ऑपरेशन ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो उस केस के लिए अलग IFRS आ गया है, वो है IFRS 5, ठीक है। क्या है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड सेल ऑफ असेट, ठीक है। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। इन सब केसेस में क्या होगा, IAS 36 नहीं लगेगा, ठीक है। अदर देन दिस IAS 36 सब पे लग रहा है, ओके। चाहे वो टेंजिबल असेट है, चाहे वो इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल पे भी लगेगा इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, ठीक है। हाँ, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। वैसे तो नॉन करंट पे लगेगा, हमने बोला ना PPE पे लगेगा। वैसे तो PPE पे कवर हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कवर हो रहा है ना। बट कौन सी वाली पे नहीं होगा, जो सेल होने वाली है या ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू होने वाले हैं उसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अब आप कैलकुलेट करोगे ना कि कितना लॉस है, आपको इम्पेयरमेंट बुक करने का मतलब ही नहीं है अब, ठीक है। अब एक बार बुक में से रीड करेंगे अपनी डेफिनेशंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार इसकी लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपके अगर हम सिर्फ उनकी ही प्रिपरेशन करते हैं पहले किसकी, MCQs की, तो उसमें भी क्या होता है, डेफिनेशन क्या करेंगे, 4 मतलब एक ही डेफिनेशन को 4 तरीके से लिख के देंगे और बताएंगे विच वन इज करेक्ट। हाँ,
ठीक है, इसको वो कर दो थोड़ी देर, हो गया ना। वैल्यू इन यूज़ क्या है? सपोज एक असेट हमें 5 ईयर्स तक बेनिफिट देने वाली है, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे हम इसकी। व्हाट इज़ डिस्काउंटेड वैल्यू? याद है हम पहले बात कर चुके हैं कि एक असेट की, जैसे अभी हमारे 1 रुपये की वैल्यू आज 1 रुपये है, ठीक है, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 1 रुपये रहेगी? नहीं, कम हो जाएगी। तो वही हम इन्फ्लेशन रेट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सपोज करो इन्फ्लेशन रेट इज़ 10%, यही बात हमने पहले करी थी। तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5 बेनिफिट देख लेंगे कितना देने वाली है। सपोज एवरी ईयर 1 लाख देने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर से ही हम इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कैसे निकालते थे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, याद है, वट एवर इज़ द रेट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाता था जो भी आएगा पूरा, फिर हम याद है इक्वल 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 करते जाते थे तो टोटल निकल आता था। याद है? याद नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट? दीपांशु आपको याद है? क्वेश्चन भी किया था आपने इसके ऊपर, मैम याद कर लूँगा। तभी मैं आप कहते हैं ना रिवाइज किया करो जाके, ठीक है। ये कहा था ना मैंने कि कैलकुलेटर में ये लिखो 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल 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 करते जाओ, याद है? ठीक है, ये होता है 0.826 909.826 ऐसे करके ही आता है, ठीक है। जो भी आएगा फिर क्या करेंगे हम, 1 लाख से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, या इनको एक ही बार टोटल कर देंगे और इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। विच एवर विल बी द अमाउंट दैट विल बी वैल्यू इन यूज़, है ना। इस तरीके से निकालेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं इसको। चलें आगे, हमारी डेफिनेशंस हो गई, हटा दो इसको, हटा दो। अब आता है फर्स्ट हमारा हो गया, इसको भी मैं हटा रही हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पेयरमेंट ये हमारा हो गया। अब हमारा आता है सेकेंड, इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स। दैट मीन्स व्हाट आर दी दोज इवेंट्स जिनसे हमें इंडिकेशन मिल रही है कि इम्पेयरमेंट करना चाहिए। से दैट देयर विल बी सम इम्पेयरमेंट लॉस, कि हमें असेट की रिकवरेबल वैल्यू असेट की रिकवरेबल वैल्यू असेस करनी चाहिए कि कितनी है ना। जब हम असेस करेंगे कितनी हमारी रिकवरेबल वैल्यू है, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कैरिंग वैल्यू से, ठीक है। हमें कौन से इवेंट से इंडिकेशन मिलती है वो इसमें आएंगे। कब हमें लगेगा, ये थोड़ी कि हम हर साल हर असेट की वैल्यू को वो करते रहेंगे असेस कि रिकवरेबल कितनी है और वो कितनी है, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे हुए होते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमें वैल्यू को असेस करना चाहिए, एक्सटर्नल या एंड इंटरनल, ठीक है। अच्छा, इस पे इलस्ट्रेशन भी है, रिकवरेबल अमाउंट पे निकाल करोगे एक बार इलस्ट्रेशन? हाँ, इलस्ट्रेशन 1 देखो, रिकवरेबल अमाउंट। कौन बुक नहीं लाया? दीपांशु, बुक नहीं लाया आप अपनी? अभी रितिका के पास नहीं है एक्चुअली ना। बड़ी भारी बुक है। पार्ट्स करवा लो, या तो आपकी तो स्पाइरल ही मिली हुई है ना आपको, 2-3 पार्ट्स करा लो इसके, जो चल रहा है वो लेके आ जाओ। हमसे ऊपर का पेज फट गया ना, तो पार्ट्स को प्रॉब्लम ना होता है। कुछ नहीं होएगा, आराम से हो जाएंगे। जो ये होते हैं ना एक्सपर्ट्स इनके, वो इसको स्पाइरल को निकाल के 2-3 पार्ट्स में अलग अलग स्पाइरल कर देंगे, छोटी वाली उसमें स्पाइरल, इजी रहेगा कैरी करना। चलो देखो, इलस्ट्रेशन 1 क्या कैलकुलेट करना है हमने, रिकवरेबल अमाउंट, जो हमने कैसे निकालना सीखा था ना अभी, कि वैल्यू इन यूज़ ले लो और हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज़। देखो, हेनरी कंपनी होल्ड्स एन आइटम ऑफ मशीनरी विच इट बिलीव्स इज इम्पेयर्ड, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज $10,000, द कॉस्ट ऑफ सेलिंग इज $500, द वैल्यू इन यूज़ ऑफ द मशीनरी इज एस्टिमेटेड टू बी $9,000, ठीक है।
इट इज़ कंपनीज इंटेंशन टू कंटिन्यू टू यूज़ द असेट फॉर रिमाइंडर ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, डिटरमिन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीनरी। माइनस कर देंगे 10,000। हाँ, वही वाली बात हमने करी कि भैया फेयर वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ सेलिंग माइनस कर दो, 10,000 माइनस 500 क्या हो जाएगा 9,500, और वैल्यू इन यूज इज 9,000। व्हाट इज हायर 9,500, तो 9,500 विल बी द रिकवरेबल वैल्यू। ठीक है, सिंपल था। अब आगे बढ़ो, इसी वाले क्वेश्चन को आगे करो। अगर हमारा देखो हमने बात करी थी ना इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ कब बुक करेंगे, अगर हमारा रिकवरेबल वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। ठीक है, बट अगर हमारा रिकवरेबल वैल्यू इज हाइयर देन कैरिंग अमाउंट, देन कोई हमारा है ही नहीं ना लॉस। तो देखो रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, देन नो इम्पेयरमेंट। रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, देन इम्पेयरमेंट लॉस। इलस्ट्रेशन 2 पे आओ, जो हमने अभी पहले वाले में करी है, क्या वैल्यू थी हमारी 9,500 रिकवरेबल अमाउंट आया था। अब लिखा हुआ है द मशीनरी इज हेल्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब मशीनरी अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तभी बात आती है ना हमारी इम्पेयरमेंट की। अगर मशीन फेयर वैल्यू पे चल रही है, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम कुछ भी, तो उस केस में तो हमारी बात ही नहीं आती है ना, क्योंकि हमारा तो चल ही रिकवरेबल रहा है पहले से ही। ठीक है, तो मशीन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है। सेकंड थिंग, कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन इज 10,500 और रिकवरेबल क्या था 9,500। इसका मतलब कम है, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ कितना $1,000। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, वो करती है लॉस। क्लियर है बेटा? बताऊं दोबारा? ठीक है, चलो अब आ जाओ इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स पे, एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज। हमारा वैल्यू ऑफ डिस्पोजल यूज ज़्यादा है तो वो रिकवरेबल अमाउंट होगा, और अगर ज़्यादा है तो लॉस होगा। क्या वैल्यू इन यूज़? वैल्यू यूज अगर ज़्यादा है उससे कैरी बेटा वैल्यू इन यूज़ तो हमारी कैलकुलेट की जाती, कब ली जाती है, हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए। अब बात रिकवरेबल अमाउंट की करो ना आप। अगर हमने वैल्यू इन यूज़ को रिकवरेबल अमाउंट मान लिया, अब उसको आप रिकवरेबल अमाउंट बोलो। अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारा इज हायर देन कैरिंग अमाउंट है ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इम्पेयरमेंट लॉस की। अगर वो लेस देन कैरिंग अमाउंट है तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज फॉर इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, किन किन इवेंट से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, देखो क्या चीज़ नहीं, इंडिकेटर्स का मतलब देखो मुझे एक बात बताओ, आप हर असेट का, मैंने यही बोला ना, क्या आप हर साल देखो, जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें एक फिक्स्ड असेट रजिस्टर अलग से होता है जिसमें मल्टीपल ऑफ असेट्स होती हैं, 100+ भी लगा लो आप। ठीक है, बहुत सारी मशीनरीज। क्या आपके लिए एवरी ईयर पॉसिबल है कि आप हर असेट को उठा के बैठो और उसका रिकवरेबल निकालो और कैरिंग अमाउंट चेक करो? नहीं ना। तो आपको कुछ इंडिकेशंस देखनी है। इसका मतलब जैसे कुछ मार्केट में ऐसा हुआ, जैसे सपोज करो टेक्नोलॉजी चेंज हुई। आपको याद है कैनन के कैमरे बनते थे, कौन से वाले? नेगेटिव रील होती थी उनकी, पहले रील डाली जाती थी, उसके बाद नेगेटिव्स निकलते थे, उनको क्लियर करा के फ़ोटोज़ बनती थी। क्या हुआ अचानक से, क्या हो गया, कैमरे वो वाले बंद हो गए और डिजिटल कैमरे आ गए। अब आपको लगता था कोई इतना बड़ी पागलपंती करता होगा कि वो अभी भी वो वाला कैमरा ले, क्योंकि रील्स का खर्चा था बहुत ज़्यादा। डिजिटल आने की वजह से सारा का सारा खर्चा बच गया, आपने उठा के अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र कर लेनी है। फ़ोटोज़ वो फुल हुआ कैमरा, आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेनी है सारी, है ना। तो क्या हुआ, उन वाले कैमरास का एरा एकदम से ख़त्म हो गया। अब जो मशीनरीज बची हुई थी हो सकता है मॉडिफाई करके वो बन जाएं, पर उनकी वैल्यू तो ख़त्म ही हो गई, ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गई। या हो सकता है 1 साल और मॉडिफाई करके चला लें किसी तरीके से, पर वैल्यू तो ख़त्म हुई। क्या मतलब, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ। जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आपको पता है, इंडिकेशन मिल गई आपको कि इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। मेरी मशीनरी की वैल्यू जो अभी बुक्स में 2 करोड़ के अप्रोक्स आ रही है, वो मेरे को कुछ भी नहीं रिकवर करने वाला मैं, समझ लो। या हो सकता है मैं 50 लाख 30 लाख 40 लाख उसको स्क्रैप में सेल करके या किसी भी तरीके से कुछ और मैन्युफैक्चर करके उसके रिकवर कर लें। उस वाले केस में हमें इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि हमें इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये इम्पेयरमेंट इंडिकेशंस में दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे कौन से इवेंट्स आएंगे जिसमें आपको लगता है कि इम्पेयरमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक मशीनरी है, ठीक है, उससे पोल्यूशन होता है। अभी तक तो आपका जैसे रबड़ के जो स्लीपर्स बन गए, आपको पता है रबड़ से काफ़ी पोल्यूशन होता है, अभी तक तो चल रहा था। अब कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, आपको चलता रहता है पॉलिटिक्स के उसमें, ये थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो रही है उस चीज़ को लेके करेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पहले अप्रूवल्स लो, ये अप्रूवल्स लो, उसके बाद ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग वापस स्टार्ट होएगी, तब तक आप इस मशीनरी को नहीं चला सकते। अब जो मशीनरी सम टाइप्स ऑफ मशीनरीज ऐसी होती हैं कि अगर आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दोगे ना तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जो रेगुलर चलती रहेगी दैट विल परफॉर्म गुड, है ना। अब आपने 1 साल 1.5 साल आपको अप्रूवल लेने में लग गया, 1-1.5 साल बाद आपको समझ आ रहा है मशीनरी की परफॉर्मेंस ख़त्म होने वाली है, ये नहीं उतना रिकवरेबल अमाउंट रहे, उतना नहीं रहेगा जो हमारा कैरिंग अमाउंट चल रहा है बुक्स में। मिल गई इंडिकेशन कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ सकता है, चेक करो रिकवरेबल अमाउंट कितना है। बात समझ आई। ये केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ सकता है, दैट इज़ द इंडिकेशन। ठीक है, उस केस में आप रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करोगे जब आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये हो सकता है इम्पेयरमेंट हो। ठीक है, देखो फर्स्ट पढ़ो क्या है। ऑब्जर्वेबल इंडिकेशंस दैट द वैल्यू ऑफ असेट हैज़ डिक्लाइंड ड्यूरिंग द पीरियड सिग्निफिकेंटली मोर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज़। ठीक है, कैसे हो सकता है, जैसे मशीन चलते चलते काम नॉर्मली वर्कर्स काम कर रहे हैं, चलते चलते कुछ डैमेज हो गया, कैसे मे बी शॉर्ट सर्किट हुआ, थोड़ा बहुत कुछ डैमेज हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि एक पार्ट ये डैमेज हुआ है तो उसके बाद मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। जैसे हमारी गाड़ी में भी होता है ना, कई बार होता है कि एक चीज़ डैमेज हो गई, अब वो बार बार होएगी। जनरली किसका कहा जाता है, क्लच जो ये होता है ना हमारा, ये गियर पैड, गियर बॉक्स होता है, जो गियर बॉक्स अगर एक बार आपका ख़राब होता है ना तो उसके बाद एक बार चेंज कराओगे बार बार होती रहेगी वो चीज़ें, वो वाली प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो जाती हैं फिर हमेशा के लिए, मतलब वैल्यू आपकी डाउन हो गई, है ना। तो क्या होता है, उस वाले केस में आपको इंडिकेशन मिल गई कि यू हैव टू बुक इम्पेयरमेंट लॉस, मे बी इसका रिकवरेबल वैल्यू विल बी लेस देन कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो निकालो रिकवरेबल वैल्यू, निकालो। फर्स्ट क्या था, ऑब्जर्वेबल इंडिकेशंस दैट वैल्यू in use is less than what expected। ठीक है, ठीक है। सेकंड पढ़ो, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एंटिटी इन टेक्नोलॉजिकल। बात अभी हमने टेक्नोलॉजी की करी कैनन के कैमरे को लेके। फिर क्या हुआ, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्केट इंडिकेशंस की, जैसे सपोज करो कोई फैशन प्रोडक्ट ले लो आप। ठीक है, कोई फैशन प्रोडक्ट है आपका, अब उस केस में क्या करते हैं, जैसे सपोज करो उसके मोल्ड्स बन रहे हैं, कोई ग्लासेस हैं, आपको पता है ग्लासेस कई हज़ार लाखों की रेंज में भी आते हैं। ठीक है, हमारे तो मोल्ड्स थे ना, अब उनको बनाने के लिए ऑब्वियसली उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी कॉस्ट भी हाई होती है, तभी वो इतने महंगे बिक रहे हैं। ठीक है, उनमें काफ़ी फाइन क्वालिटी ग्लासेस लगाए जाते हैं। ठीक है, अब वो हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे थे, वो वाले मोल्ड्स जो हमारे हैं ना, वो अभी तक बहुत अच्छी वैल्यू हमें दे रहे थे, काफ़ी ट्रेंड आया उनका, वो वाले ग्लासेस सारे ले रहे हैं, स्क्वायर भी आए थे बीच में, है ना, पेंटागन भी आए थे, वो सारे ले रहे थे, वो वाले मोल्ड्स बड़े महंगे थे। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट में टेस्ट चेंज हो गया लोगों का। क्या हो गया, मे बी किसी रोड साइड मिलने लग गए, जैसे ही वो रोड साइड मिलते हैं और एक वर्कर उस पर आ जाते हैं, वो लेबर क्लास स्टार्ट कर देती है वो चीज़ पहनना, तो बड़ी मार्केट से हटता है ना। तो जो उनके करोड़ों के कुछ बने हुए थे मशीनरीज, ठीक है, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है, अब अचानक क्या हुआ, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ और उसकी वैल्यू लेस होनी स्टार्ट हो गई। अब ज़्यादा बिक नहीं रहे तो वो वाले मोल्ड्स किसी काम के नहीं रहे, है ना। अब उनको डिस्पोज करना पड़ सकता है, या फिर उनको मे बी शेप वगैरह चेंज हो जाएगी मोल्ड्स की, वो करना पड़ सकता है। तो वो मार्केट इंडिकेशन हो गई कि हमारी इम्पेयरमेंट लॉस होगा। समझ आई? हाँ, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी
जिसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है एंटिटी पे, किस किस का, टेक्नोलॉजी की बात कर ली, मार्केट की बात कर ली, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट जो हमने पॉलिटिक्स की बात करी थी, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट और अदर मार्केट रेट्स ऑफ रिटर्न अफेक्टिंग डिस्काउंट रेट्स। जब अगर हमारा डिस्काउंट रेट चेंज होगा, मतलब इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा, तो वैल्यू इन यूज चेंज होगी। समझ रहे हो ना? अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है तो वैल्यू इन यूज चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे ही हमारा, और वो हमारा इन्फ्लेशन रेट किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट पे। जब बैंक से जो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं ना, उसी के बेस पे इन्फ्लेशन रेट चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो होगा, जब वैल्यू इन यूज चेंज होगी तो रिकवरेबल अमाउंट चेंज होएगा। तो जब हाइयर मतलब सिग्निफिकेंट चेंज होगा इंटरेस्ट रेट में, तो उसमें भी हमें दिख जाएगा कि इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। फिर हमारा आता है कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ एंटिटी। ये आपका मेन हो गया। देखो जो मेरे को आपको समझाना है, पहले तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? वैल्यू इन यूज लेस देन एक्सपेक्टेड, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक, 4 चीज़ें एक बार याद कर लेना, पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है नेक्स्ट? इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, दैट विल अफेक्ट व्हाट? वैल्यू इन यूज, ठीक है। अब बताओ द लास्ट वन, 4th वन क्या आएगा हमारा? जो बात अभी करने वाले हैं कि अगर हमारी, देखो मुझे एक बात बताओ, आपको याद है शेयर कैपिटल के बारे में हमने बात करी थी? व्हाट इज शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, मार्केट में शेयर्स चल रहे हैं। अब किसी कंपनी के शेयर्स जो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे निकले थे, निकले हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, आज उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है, ठीक है। हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है। इट मीन्स टोटल शेयर्स हमारी कंपनी के कितने हैं और उसमें मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है। सपोज करो आज मेरे शेयर की वैल्यू है 152 रुपीज़ या 150, हम राउंड ऑफ लेते हैं, 150 रुपीज़। आज मेरे शेयर की वैल्यू है 150 रुपीज़ और शेयर्स थे 1 मिलियन या 10 लाख शेयर्स, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा? 10 लाख या 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 150, तो हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी? 150 मिलियन, ठीक है। अगर मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है पर मेरी जो नेट असेट्स हैं ना वो क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा आ रही हैं, ऑब्वियसली ना, तब इम्पेयरमेंट लॉस होएगा कि मेरी वैल्यू एक्चुअल में तो उतनी नहीं है पर मेरे बुक्स में वैल्यू ज़्यादा दिख रहे हैं। वही वाली बात हम कर रहे हैं ना, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, बुक्स में क्या है? कैरिंग अमाउंट। तो नेट असेट्स का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है बट मार्केट के हिसाब से मेरी वैल्यू कम है, तो क्या करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट असेट्स एक्सीड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ आई? क्लियर है बिल्कुल? आगे आ जाओ इंटरनल सोर्सेज पे। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलिसेंस और फिजिकल डैमेज, वही वाली बात जो हमने पहले करी कि फिजिकली कुछ डैमेज हो गई मशीनरी, इंटरनली भी हो सकती है वो चीज़, है ना। अगर वो डैमेज हो गई तो क्या हो जाएगा? हमारा सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है, जिस केस में इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया जाएगा, बिकॉज दैट विल बी द रिकवरेबल अमाउंट विल बी लेस देन कैरिंग अमाउंट इन दैट केस, है ना।
तो नेक्स्ट पढ़ो, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट। उसमें हमने क्या किया था, एक्सटर्नल सोर्सेज में एडवर्स इफेक्ट किस किस का आ रहा था, टेक्नोलॉजी वगैरह जो आउटसाइड फैक्टर्स हो गए। इसमें देखो एडवर्स इफेक्ट किस किस का है ऑन एंटिटी, देखो इंक्लूडिंग असेट बिकमिंग आइडल, प्लान्स टू डिसकंटिन्यू। देखो सपोज करो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, ठीक है, उसमें क्या है 4-5 हमारे कोई शेयर होल्डर्स हैं। आपको पता है ना प्राइवेट लिमिटेड में तो सारे नॉन शेयर होल्डर्स होते हैं, प्राइवेट मतलब प्राइवेटली दिए जाते हैं शेयर्स, अपने अपने नहीं होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उन लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, जैसे ही डिस्प्यूट होता है ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हो गए, कंपनी थोड़े टाइम के लिए बंद हो गई। जैसे ही कंपनी बंद हुई क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू डाउन होनी स्टार्ट हो गई, रिकवरेबल अमाउंट डाउन होना स्टार्ट हो गया। सो दैट इज़ इंटरनल सोर्स। इंटरनल इवेंट से हमें पता चल रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है। अब कैलकुलेट करो रिकवरेबल अमाउंट, देखो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी इंक्लूडिंग असेट बिकमिंग आइडल, वो हम असेट यूज़ नहीं कर रहे थोड़े टाइम से, तब हो जाएगी। या प्लान्स टू डिसकंटिन्यू करने का प्लान करें, रीस्ट्रक्चर करने का प्लान करें। रीस्ट्रक्चर समझते हो ना, टूट रही है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और बन रहा है, या तो मर्ज हो रही है किसी और में, या एक के 2-3 पार्ट कर रहे हैं, कुछ भी, दैट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग। कुछ भी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, ठीक है। या प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ के पार्टनरशिप में जा रही हैं, कहीं भी ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हो रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। और रीस्ट्रक्चर एन ऑपरेशन टू विच असेट बिलोंग्स और टू डिस्पोज ऑफ इट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड एंड रीअसेसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट एज फाइनाइट रादर देन इंडेफिनिट, ठीक है। इंटरनल एविडेंस इज अवेलेबल दैट असेट परफॉर्मेंस विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। कोई और एविडेंस हमारे पास है जिससे हमें लगता है कि असेट की परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रहने वाली है, उस केस में भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 पढ़ लिए हमने, लिख लोगे, थोड़ा थोड़ा करके लिख लो, ठीक है। तो क्योंकि पता है ये मैं क्यों बनवा रही हूँ आपको, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, हमारे पास टाइम होता है कम पढ़ने के लिए। अगर हमारे पास ऐसे चार्ट बना होता है ना, तो हम फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, देखते ही रिकॉल हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। एक एक पेज को लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये लिख लिए, ये भी लिख लो थोड़ी थोड़ी, जिस भी लैंग्वेज में तुम्हें लिखने हैं छोटा छोटा करके कि तुम्हें समझ आ जाए, वो लिख लो। जल्दी करो फिर आगे चलें। ये हटा दूँ ना, चलो ये लिखा रहा है, मैं यहीं पे कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आगे आते हैं व्हाट इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। देखो हमने स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, या तो इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करने से स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं दीपांशु, कि या तो असेट या फिर कैश जनरेटिंग यूनिट, है ना। इनके हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे, इनका दिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट कितना है और इनको कैरिंग अमाउंट से हम कंपेयर करेंगे और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ कैश जनरेटिंग यूनिट, वाई वी आर अगेन सेइंग कि कैश जनरेटिंग यूनिट को भी हम अलग से देखेंगे। देखो क्या होता है, 2 चीज़ों की बात करो। एक तो क्या होता है कि ना, जब हमारा जैसे एक क्लास ऑफ असेट होती है, ठीक है, हम इस पूरी क्लास में जितनी भी असेट्स आ रही हैं इन सबको इकट्ठे डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं, इकट्ठे वो करके चलते हैं, सब कुछ रीवैल्यू करते हैं तो एक साथ करते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं इनका, दैट इज़ क्लास ऑफ असेट। अब देखो एक कंपनी है, एक कंपनी की कुछ ना यूनिट्स हैं अलग अलग सिटी में,
एक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक गंदा परफॉर्म कर रही है। एक कंपनी को एक किसी पर्टिकुलर यूनिट से बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, दैट इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट कर रही है या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है किसी भी सेंस में, दैट इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है, तो उस वाले केस में इम्पेयरमेंट लॉस को पूरी यूनिट के लिए बुक करना है। सपोज करो जैसे कोई एक एरिया लो फ्लड, जैसे श्रीनगर में फ्लड आया था, कश्मीर में फ्लड आया था। ठीक है, अब वहाँ पे हमारा कोई एक अच्छा ब्रांड है जिसकी कश्मीर वाली यूनिट सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, दैट वाज कैश जनरेटिंग यूनिट। तो हम पूरे की वैल्यू इकट्ठे लेके चलते थे, फ्लड आया पूरी यूनिट को डुबो दिया, पूरे की वैल्यू काफ़ी डाउन हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस पूरी यूनिट का हो जाएगा, दैट इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। तो ये पूरी यूनिट को ही हमें एक साथ इम्पेयर करना है। देखो पढ़ो, हमने बोला ना क्लास ऑफ असेट को हम इकट्ठे लेके चलते हैं, पूरी असेट को इकट्ठे लेके चलते हैं। जब हम इकट्ठे ही रीवैल्यू करते हैं, इकट्ठे ही सब कुछ करते हैं, तो अलग अलग असेट का हमें आइडिया नहीं हो सकता कि रिकवरेबल कितना है। हमने पूरे का इकट्ठे लिया है। देखो कैश जनरेटिंग यूनिट्स, मशीन से ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है तो वो अगर उसकी क्या चीज़, फिर से बोलो। मशीन अगर सबसे ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है कुछ गुड्स बना के, और अगर वही मशीन खराब हो जाए तो फिर ये दैट इज़ नॉट दैट। तो एक ही सिंगल इंडिविजुअल असेट की बात हो रही है ना। कैश जनरेटिंग यूनिट बोलने का मतलब ही यही है कि देयर आर मल्टीपल असेट्स। इंडिविजुअल असेट का तो हमने बोल ही दिया, असेट है वो पहले हमारा डिस्कशन हो गया। कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब मल्टीपल असेट्स। ठीक है, एक ही क्लास में आ रही हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल असेट। ठीक है, एन एंटिटी मस्ट देयरफॉर डिटरमिन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द असेट बिलोंग्स। ठीक है ना, देखो असेट्स विद इन अ कैश जनरेटिंग यूनिट। इफ एन अगर किसी चीज़ की एक्टिव मार्केट है तो क्या करोगे, मार्केट में देख लोगे आप कि कितना प्राइस फेयर वैल्यू चल रही है। इफ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द असेट और ग्रुप ऑफ असेट्स, दिस असेट और ग्रुप शुड बी आइडेंटिफाइड एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट इवन इफ सम और ऑल ऑफ द आउटपुट इज यूज्ड इंटरनली। ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट शुड बी आइडेंटिफाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड फॉर सेम टाइप ऑफ असेट। मतलब एक ही चीज़ को मानते ही चलेंगे, ये नहीं आज ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, आज ये चल रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो चल रही है, हर बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम उसको। द ग्रुप ऑफ नेट असेट लेस लाइबिलिटीज दैट आर कंसीडर्ड फॉर इम्पेयरमेंट शुड बी सेम एज दोज कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। जैसे हमने बोला था कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, हमने कहा ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कैरिंग अमाउंट लेंगे। और कैरिंग अमाउंट कैसे लिया जाएगा, जब हमने इंडिविजुअल असेट की बात कर रहे हैं तो असेट की वैल्यू ले रहे हैं। जब हम कैश जनरेटिंग यूनिट की बात कर रहे हैं तो असेट माइनस लाइबिलिटीज लेंगे, है ना, नेट असेट्स की बात करेंगे। बात समझ आई, क्लियर है रितिका, है ना। कैश जनरेटिंग यूनिट के केस में नेट असेट्स की बात करेंगे, कोई डाउट। इंडिविजुअल असेट के केस में असेट की वैल्यू, और कैश जनरेटिंग यूनिट पूरी यूनिट के केस में असेट माइनस लाइबिलिटीज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यूनिट की वैल्यू चाहिए, है ना। गुडविल एंड कॉर्पोरेट असेट्स, एग्जाम्पल हेड ऑफिस असेट्स और पोर्शन ऑफ देम दैट कैन बी अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस आर अलोकेटेड टू कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर ग्रुप ऑफ CGUs when determining carrying amount and recoverable amount। देखो ये वाली एक्टिविटी 1 पढ़ो, इससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है ये। पढ़ा,
कराऊँ रीड? मेरे को समझा नहीं। मिनीमार्ट कंपनी बिलोंग्स टू अ रिटेल स्टोर चेन। आप कोई भी एक किसी भी एक बड़े ग्रुप का नाम लेके चलो जिसके स्टोर्स अलग अलग नाम से सिटीज़ में चलते हैं, ऐसे होते हैं ग्रुप्स? होते हैं अभी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, होते हैं पर जैसे टाटा सबसे बड़ा ग्रुप, टाटा के अलग अलग नाम से बहुत स्टोर्स चल रहे हैं, हाँ वैसे तो बहुत सारे हैं। है ना? ऐसे वाले ग्रुप, मतलब ग्रुप तो एक ही है ना। अब आप बताओ ना, अगर टाटा की एक ही कंपनी है, कंपनी तो एक ही है, इसके अंडर चल रहा है सब कुछ, है ना? इसके अंडर जैसे सपोज करो टाटा का हम अपेरल का ले लें, ठीक है, तो एक अलग नाम से वहाँ पे चल रहा है, बाद में पता चलता है कि ये टाटा का है। शॉपर स्टॉप का चल रहा है, पता है? इंट्यून है ना, जूडियो टाटा का है, जूडियो टाटा का है, मेरे को वही जूडियो ही याद आया था। और इंट्यून हो गया, जूडियो और इंट्यून वो चल रहे हैं, इनका बड़ा कंपटीशन चल रहा है जूडियो और इंट्यून का, जो आजकल एक उस ब्रांड आ गए, लेस के वाले, है ना, कि लेस वैल्यू पे आपको मिल रही है कि उसमें शोरूम्स में जाके चीज़ कम वैल्यू पे, ठीक है। तो टाटा का जो हमारा आया जूडियो के नाम से जो ब्रांड स्टार्ट हुआ कि अलग नाम से एक जगह चल रहा है, किसी और जगह से बड़े वाले भी चल रहे हैं जो जिसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, महंगे आ रहे हैं। टाटा ल्यूक्स हो गया, टाटा हैं, टाटा न्यू भी है ना, न्यू मेरे ख्याल से लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। हाँ टाटा क्लिक भी है, उसमें भी वही क्लोथिंग ही है ना, अपैरल ही है ना, हाँ टाटा क्लिक, ठीक है। तो इसमें सब में अलग अलग नाम से चल रहा है। अब इसमें जो भी यूनिट कहीं या किसी सिटी में ये वाली यूनिट अच्छा परफॉर्म कर रही है कोई एक, दैट विल बी कैश जनरेटिंग यूनिट। उसकी असेट और लाइबिलिटीज इकट्ठे रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। वो कैश जनरेटिंग यूनिट है, तो इसकी हम अलग से लेके चलेंगे कि इससे हमें कितना वैल्यू जनरेट होने वाली है। याद है ना रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते थे? वैल्यू इन यूज़ लेते थे ना हम, वैल्यू इन यूज़ लेते थे कि फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज़ हाइयर। तो इसकी वैल्यू इन यूज़ निकल सकती है हाइयर, है ना, क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब पर हमें क्यों करना होगा ये कैलकुलेट? अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, अगर हमें लग रहा है कि इम्पेयरमेंट की नीड है, कुछ ऐसा हो गया कि टाटा न्यू की इमेज को या रेपुटेशन को धक्का लगा, ठीक है, जिसकी वजह से वैल्यू डाउन हो सकती है, उस केस में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो ये सीखो, एक तो दो चीज़ों से हमें पता चलेगा कि ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, ठीक है, या फिर यूनिट्स अलग अलग चल रही है कैश जनरेटिंग। एक तो देखो क्या होगा, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग की जाती है ना वो पूरी कंपनी की एक साथ नहीं होती, स्टोर बाय स्टोर रिपोर्टिंग की जाती है कि इस स्टोर का प्रॉफिट इतना है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो भी स्टोर बाय स्टोर किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन निकाली और कैलकुलेट करा, दोनों चीज़ें स्टोर बाय स्टोर बेसिस हो रही हैं या सिटी या रीजन बाय बेसिस पे हो रही हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कैश जनरेटिंग यूनिट्स के बेस पे बात होएगी। देखो मिनीमार्ट कंपनी बिलोंग्स टू अ रिटेल स्टोर चेन, ठीक है, जैसे रिटेल स्टोर चेन ये वाली हो गई, इसमें एक कंपनी है ये, इसको बात कर लो मिनीमार्ट, ठीक है। मिनीमार्ट मेक्स ऑल इट्स रिटेल परचेजेस थ्रू मैग्नस कंपनी परचेजिंग सेंटर, ठीक है, परचेज एक ही जगह से होती है, जैसे परचेज यहीं से ही होगी सबकी, ठीक है। फिर क्या होता है, प्राइसिंग, बड़ी वाली कंपनी में जो टाटा का मैग्नस हो गया, हाँ है ना, रिटेल स्टोर चेन जो हो रही है यहाँ पे जो हो रही है वो है क्या नाम है, नहीं मैग्नस तो ये वाली हो गई, मैग्नस किस क्या है, मिनीमार्ट, हाँ मिनीमार्ट को, ठीक है। प्राइसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एक्सेप्ट फॉर हायरिंग मिनीमार्ट कंपनीज कैशियर्स एंड सेल्समैन। कैशियर्स और सेल्समैन वो इंटरनली हायर कर लेते हैं, वो क्योंकि बड़ी चीज़ नहीं है, वहीं के वहीं आएंगे इंटरव्यू देने, वहीं हायर हो जाएंगे, पर अदर देन दोज आर कंट्रोल्ड बाय दिस मैग्नस। टाटा ही बताएगी आगे कि क्या कितना प्राइस सेट करना है, ठीक है। और एडवर्टाइज भी वही कर रहे हैं टाटा के नाम से, आर डिसाइडेड बाय मैग्नस कंपनी। मैग्नस कंपनी ऑल्सो ओन्स 5 अदर स्टोर्स इन द सेम सिटी एज मिनीमार्ट कंपनी, although in different neighborhoods, and 20 other stores in other cities. All stores are managed in the same way as Minimart company. Minimart company and 4 other stores were purchased 5 years ago and goodwill was recognized,
ठीक है, 5 साल पहले लिया था और गुडविल रिकॉग्नाइज की थी। व्हाट इज़ कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर मैग्नस कंपनी, बताओ। खुद ही बता दिया ना उन्होंने कि मिनीमार्ट कंपनी है, इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर मैग्नस कंपनी। तो आप क्या करोगे, अगर ये आता है थियोरटिकल क्वेश्चन तो आप ये मेंशन करोगे, ये वाले 2 पॉइंट्स की ये होना चाहिए। तो सो वी थिंक दैट, या एज पर आर व्यू ये नोट मिनीमार्ट कंपनी इज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर मैग्नस कंपनी। ये नोट कर लेते हैं 2 पॉइंट। हाँ, नोट कर लो। आंसर भी दिया हुआ है पीछे और मैंने है आंसर पीछे। इस पे फिर कुछ वो लिख लो अपने आगे, एक्टिविटी 1 के साथ ना इसका वो लिख लो पेज नंबर। हाँ, आंसर तो हर एक्टिविटी पीछे होती है। अच्छा, हर एक्टिविटी के पीछे हैं आंसर तुम्हारे? हर एक्टिविटी के जब खत्म होता है चैप्टर सारे आंसर हो जाते हैं। अच्छा, फिर तो अच्छा है। करें पूरा या नहीं, क्योंकि रिकॉग्निशन का टॉपिक भी काफ़ी अच्छा आएगा, फिर रिवैल्यूएशन वगैरह की बात होएगी, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलें, चलो। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, करूँ? नहीं, ये है।